हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्री इंडियन इंग्लिश पोइट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले किस प्रकार की पोइट्री लिखी जाती थी इंडिया में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे पोइट थे जिन्होंने इस पोइट्री सेक्शन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसमें अपना योगदान देने का काम किया, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर हम भारत में ब्रिटिश रूल की बात करें तो यह हमारे लिए किसी क्रस से कम नहीं था। यह हमारे लिए अभिशाप से कम नहीं था। अंग्रेज हमारा हर जगह शोषण किया करते थे, ये आप भी जानते हैं। चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो या पॉलिटिकल लेवल पर हो, हर जगह उनका ही वर्चस्व था। कई प्रकार से वे हमारा शोषण किया करते थे। सामाजिक स्तर पर हमें कई प्रकार से छूट नहीं मिलता था। इकोनॉमिक लेवल पर हमें हमारे से ज़बरदस्ती टैक्स वसूला जाता था। अगर खेत में किसान किसी फसल को उपजाया तब भी, और अगर खेत में फसल ना भी उपजे तब भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और पॉलिटिकल कंडीशन में तो जानते ही हैं आप कि हर जगह उनका ही वर्चस्व था। राजनीति में किसी भी भारतीय को जगह नहीं थी। हर तरह से किस प्रकार से शासन करना है, कौन सा रूल लाना है, कौन सा रूल हटाना है, ये सब अंग्रेज तय किया करते थे। तो यह हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। लेकिन अगर यही हम किसी दूसरे वे से देखें, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो यह हमारे लिए एक तरह से वरदान भी था। अंग्रेज़ों की ही देन है कि आज इंग्लिश हमारे इंडिया में पॉपुलर हो चुका है। उनकी जो लिखने की शैली, इंग्लिश बोलने की शैली हम इंडियंस को इतनी प्रभावित कर गई कि इंडियंस भी इंग्लिश सीखने में व्यस्त हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज हम पर काफ़ी प्रभाव डाला। अगर हम बात करें इंग्लिश पोइट्स की, तो जितने भी इंग्लिश पोइट्स थे उनकी रचना शैली इतनी शानदार थी कि यह भारतीयों को काफ़ी आकर्षित करने लगी खुद की तरफ। इंग्लिश जो लिटरेचर है उसने इंडियंस को काफ़ी इंस्पायर किया, इंग्लिश पोइट्री लिखने के लिए काफ़ी इंस्पायर किया। उनकी जो टेक्निक थी, लिखने की टेक्निक थी, वे जिस थीम पर लिखा करते थे, ये सब इंडियंस को इतनी प्रभावित कर गई कि काफ़ी सारे इंडियंस पोइट इंग्लिश पोइट्री लिखने लगे। इंग्लिश पोइट इंग्लिश में पोएम लिखने लगे। तो ये तो हो गई कुछ बातें। लेकिन अंग्रेज़ों की लेखन शैली में, राइटिंग स्किल जो अंग्रेज़ों की थी, वह हम भारतीयों से थोड़ी अलग थी। अगर रोमांटिक एज की बात करें, हम इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, तो उस समय भारतीय पोएट्स जो थे वे कविता लिखते थे, लेकिन उनकी हर कविता में देश प्रेम और देश से ही रिलेटेड हर चीज़ होता था। वे अपने पोएम्स के माध्यम से सारे इंडियंस को अवेक करने का प्रयास करते थे, अवेकिंग करने का प्रयास करते थे। वे अपने पोएम्स के माध्यम से लोगों को इतना इंस्पायर कर देते थे कि लोग अपने बारे में कम और देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इस प्रकार से इंग्लिश का विकास हुआ धीरे धीरे भारत में। कई प्रकार से अब अंग्रेज़ों ने 1835 में, सन 1835 में एक लॉ लागू किया, एजुकेशन से रिलेटेड एक लॉ लागू किया, जिसमें इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और इसी के बेसिस पर जितने भी सारे इंडिया में मिशन स्कूल स्थापित किए गए और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा उसमें फ्री दिया जाने लगा। और जितने भी यह सब स्कूल खुले थे वे अंग्रेज़ों की तरफ से बिल्कुल फ्री थे। उस स्कूल्स में सारे इंडियंस के बच्चों को फ्री में खाने दिया जाता था। उन्हें पढ़ाई की सारी व्यवस्था दी जाती थी, ताकि जितने भी बच्चे हैं भारत के, वे सब इसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। और हुआ भी यही। धीरे धीरे भारत के भी लोग थे, वे भी ब्रिटिश कल्चर को अपनाने लगे, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे। और इनमें से एक थे राजा राम मोहन राव। ये भी इंग्लिश एजुकेशन को
स्प्रेड करने में, फैलाने में जो राजा राम मोहन राव जो थे, उन्होंने भी इंग्लिश को फेमस करने में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी योगदान दिया। दोस्तों ये तो हो गई कुछ बातें कि किस प्रकार से इंग्लिश का प्रचलन बढ़ा हमारे भारत में, और इसमें इंडियन पोएट का भी बहुत योगदान हम कह सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री की, आज़ादी से पहले की, तो हम देखेंगे कि कई प्रकार के पोएट हैं, कई ऐसे महान पोएट हम जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे H.L.V. डेराजियो, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, माइकल मधुसूदन दत्त, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, और भी कई प्रकार से ऐसे पोएट्स और पोएट एंड पोएटेस हैं जो कि इंग्लिश को काफ़ी अलग लेवल पर लेके चले गए अपने पोएम के माध्यम से। ये सब पोएट्स लोग थे जिनका मैंने नाम लिया। तो इन्होंने अपने पोएम्स के माध्यम से इंग्लिश को भी काफ़ी हाई लेवल पर लेके चले गए। लेकिन इनमें एक सिमिलरली थी, एक समानता थी कि इनकी हर पोएम में देशभक्ति होती थी। ये लिखा करते थे इंग्लिश में, लेकिन ये इंग्लिश के माध्यम से ही लोगों को प्रेरणा भी देने का काम करते थे, ताकि लोग देश के प्रति जागृत हो सकें। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पोएट और पोएटेस हैं वे शुरुआत से ही इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिए, डायरेक्टली इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले वे अपने मदर टोन को, मातृ जो भाषा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा करते थे। जितने भी वे, अगर अपने भाषा में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें, तो वे अगर कोई बंगाली में अपना पोएम लिखते थे तो वह धीरे धीरे उसे ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। इस प्रकार से इंग्लिश का प्रचलन हुआ पोएट सेक्शन में। पहले होता क्या था कि वास्तव में जो संस्कृत लैंग्वेज है, तो संस्कृत को ट्रांसलेट करके, संस्कृत में जितने भी पोएम लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा जाता था, और फिर इसे डोनेशन के मदद से पब्लिश कर दिया जाता था। क्योंकि उस समय किसी एक पोएम को पब्लिश करवाना या एक बुक को पब्लिश करवाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, तो इसी प्रकार से डोनेशन लेकर के बुक को पब्लिश कर दिया जाता था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राजा राम मोहन राय रॉय जो थे, वह इन सब में बहुत आगे थे। वे अधिकतर बुक पब्लिश करवाने में अपना योगदान देते थे, कुछ डोनेशन भी देते थे, और इसका इंग्लिश का जितना हो सके उतना फैलाव करते थे, मतलब विस्तार करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा कि किस प्रकार से इंग्लिश लिखा जाता था, इंग्लिश पोइट्री लिखा जाता था। सबसे पहले पोइट्स अपना मदर टोन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे, और तब वह इंग्लिश लैंग्वेज में उसे पब्लिश करते थे। और पहले किसी रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक को ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा जाता था। डायरेक्टली कोई भी पोएट्स ऐसा नहीं थे कि शुरुआत से ही सीधा इंग्लिश में ही लिखने लगे, नहीं, ऐसा नहीं था। अब हम एक एक करके सभी पोएट और पोएटेस के बारे में भी जानेंगे, उनके थोड़े थोड़े कंडीशंस के बारे में जानेंगे, किस प्रकार के वे पोएम्स लिखा करते थे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं H.L.V. डेरेजियो, जो कि जिसे हम वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स में से एक कह सकते हैं। वे काफ़ी अपने समय में नोटेड किए जाते थे, विख्यात थे। उनके पिता पुर्तगाल के थे और उनकी माता अंग्रेज थी। तो H.L.V. डेरेजियो का जो पोएटिक कैरियर है वह ज़्यादा नहीं चला था, मात्र मतलब हम कह सकते 6 से 7 सालों तक ही चला था। लेकिन वे इतना विख्यात कैसे हो गए? 6 से 7 सालों के अंदर ही उन्होंने किस प्रकार की कविता लिखी जिसके कारण वह फेमस हो गए। तो दोस्तों वे भले ही विदेशी माता पिता के थे, लेकिन उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, और वह इंडिया को ही अपना मदरलैंड मानते थे, मातृभूमि मानते थे। तो उनकी जितनी भी कविताएं थी वह भी एकदम देशभक्ति थी, लोगों को प्रेरणा देने वाली थी, लोगों को एनर्जेटिक करने वाली थी। इनमें से
उनके कई पर और उनके कई बुक पब्लिश भी हुए थे। उनके एक बुक में कई सारे उनके पोएम्स होते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 बुक पब्लिश करवाए थे, जिनका पहला नाम है पोएम्स पोएम्स जो कि 1827 में पब्लिश किया गया था। और उसके बाद है द फ़कीर ऑफ जहांगीरा, द फ़कीर ऑफ जहांगीरा, जिसे 1828 में पब्लिश किया गया था। तो ये 2 वॉल्यूम थे HLV डेरोजियो का, जिसे उन्होंने पब्लिश करवाया था। उनके कुछ पोएम्स हैं, टू इंडिया माय नेटिव लैंड, टू द पुपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, टू द मून, और भी कई प्रकार के उनके पोएम्स हैं। वे प्रोफेसर के रूप में अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी लव किया करते थे, बहुत प्यार किया करते थे, और उन्हें भी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। और यही कारण है कि इतने शॉर्ट करियर होने के बावजूद भी HLV डेरोजियो एक ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक गिने जाते हैं। उनकी जो रचना शैली थी, डिक्शन थी, वे कभी कभी अपने पोएम्स में मिथोलॉजी का भी प्रयोग करते थे, कल्पित कथा का भी प्रयोग करते थे। और उनकी इमेजिनेशन इतनी शानदार थी, इतनी शानदार तरीके से इमेजिन करके अपने पोएम्स में इसे इन्वॉल्व किया करते थे कि यह काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगती थी। इनके जितने भी सारे पोएम्स थे वे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती थी, लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में शायद बहुत से लोग जानते होंगे, आप में से अधिकतर लोग इनके बारे में जानते होंगे। यह एक बंगाली पोइट थे और इन्होंने भी अपनी जितने भी पोएम्स लिखी उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी और बाद में उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया था। अगर देश को इंडिपेंडेंस करने में बात करें तो इनका योगदान भी काफ़ी अहम था। हथियार से नहीं, बस वे अपने पोएम्स के माध्यम से ही लोगों को प्रेरणा देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस क्रिएशन हम कह सकते हैं गीतांजलि। गीतांजलि थी, वह इतनी क्रिएटिव थी, इतनी मतलब हम अच्छी बोल सकते हैं इसे, कि गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सन 1930 में, शायद 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। यह महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। महात्मा गांधी इन्हें गुरुदेव कह के बुलाते थे। तो इनके जितने भी पोएम्स थे, इनमें भी यह मदर टोन को, अपने मातृभाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे और फिर उसे पब्लिश करते थे। इनके कुछ पोएम्स हैं जैसे द गार्डनर, द क्रिसेंट मून। इनके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास 2 ही याद है मुझे। तो द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, ये इनके इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं। और इनके जो पोएम्स में था, कई प्रकार के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे भगवान, गॉड, नेचर, प्यार, लव, द चाइल्ड, लाइफ, डेथ। मतलब उनकी इन सब बेसिस पर वे पोएम्स लिखा करते थे और यही कारण है कि उनकी अधिकतर पोएम्स काफ़ी अच्छी को लगती थी। और गीतांजलि के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि इनके लिए उन्हें 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अरविंदो घोष जी के बारे में। अरविंदो घोष, जो कि मनमोहन घोष के छोटे भाई थे, वे भी काफ़ी नोटेबल पोएट थे। वह भी काफ़ी विख्यात पोएट थे और इनका जो करियर है, पोएटिक करियर, काफ़ी लंबा चला था। 60 ईयर्स, 60 सालों का इनका पोएटिक करियर चला था, जो कि काफ़ी लंबा पोएटिक करियर था इनके लिए। उन्होंने एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भी गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ा। भले ही वे इंग्लैंड में थे, लेकिन अपने मदर टंग, मातृ लैंग्वेज, मातृभाषा
और मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कई प्रकार की पोएम्स जो थी वह इंडियन मिस्टिकल थीम पर आधारित थी, रहस्यवादी थीम पर आधारित थी, जिसमें उनका एक है सावित्री। सावित्री जो है यह भी एक मिस्टिकल जिसे हम कह सकते हैं, इसी प्रकार की एक ग्रेट एपिक है। ग्रेट एपिक, एपिक मतलब दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, उपन्यास से भी बढ़कर महाकाव्य जिसे हम कहते हैं। तो उन सावित्री एक ऐसे महाकाव्य थी जिसमें उन्होंने दो लेजेंड की कहानी, दो लेजेंड जिन्हें हम कह सकते हैं सत्यवान और सावित्री, इनके बारे में इस एपिक में बताया गया है। तो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, वन ऑफ द बेस्ट एपिक्स में से एक थी उनकी सावित्री, जो कि अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। इनका पोएटिक करियर 60 सालों तक चला था, जो कि काफ़ी लंबा है, और इनके अधिकतर पोएम्स में रहस्यवाद छिपी होती थी, मिस्टिकल पर यह ज़्यादा फोकस करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट पोएट के बारे में, तो वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिसे हम भारत की नाइट एंगल भी कहते हैं, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इनकी पोएम्स इतनी शानदार होती थी कि यह लोगों को एकदम अलग लेवल पर देशभक्ति की भावना से भर देता था। मतलब भारत के साहित्य के इतिहास में सरोजनी नायडू को महान कवित्री में से एक कहा जाता है। इनकी शादी जल्द ही हो गई थी, इन्होंने बहुत कम ही उम्र में शादी कर ली थी, और करीब 19 की ही उम्र में, 19 साल की जब थी, तभी वह इंग्लैंड चली गई थी। इंग्लैंड चली गई थी शिक्षा के लिए, जहाँ पे इनका पोएटिक करियर स्टार्ट हुआ था। और राइमर्स क्लब के अंदर रहते हुए इन्होंने अपने पोएटिक करियर की शुरुआत की थी। और इन्हें प्रोत्साहित करने का काम साइमंस, जो कि उस समय के एक ऑथर थे, लेखक थे, तो साइमंस और एडमंड घोष जो थे, इन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया था। तो सरोजनी नायडू भारत के वास्तविक कोकिला हम कह सकते हैं सरोजनी नायडू को। ये 19th की उम्र में ही इंग्लैंड गई और वहाँ पे राइमर्स क्लब के अंडर में रहते हुए अपने पोइट्रिक करियर की शुरुआत की। साइमंस और एडमंड घोष नाम के जो दो ऑथर थे, इन्होंने सरोजनी नायडू को प्रोत्साहित करने का काम किया। जो सरोजनी नायडू की फर्स्ट वॉल्यूम है, मतलब फर्स्ट पोइट्री कलेक्शंस है, उसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स, ये सब उनके कुछ पोएम के कलेक्शंस आए। तो इनकी पहली जो पोएटिक कलेक्शंस का नाम था वह था गोल्डन थ्रेशोल्ड। वह एक रोमांटिक पोइटेस थी। रोमांटिक मतलब वह रोमांटिक एज की पोइट्रेस थी। वह अपने लैंग्वेज में, अपने पोएम्स में हमेशा देश प्रेम को ही जागृत करने का काम करती थी। अपने पोएम्स के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने की काम करती थी। सरोजनी नायडू की जितने भी पोएम्स थी दोस्तों, वे विशेष रूप से एक लिरिकल होती थी। उसमें लिरिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से फोल्क डोंगो, सॉन्ग ऑफ लव एंड डेथ, सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग टाइम, ये सब जो कुछ कविताएं हैं उनकी, इसमें विशेष रूप से लिरिक का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं अगली पोएटेस के बारे में, तो वो है तोरू दत्त। तोरू दत्त, जिन्होंने देश को एक से बढ़कर एक कविता दी, और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को आगे ले जाने में अपना काफ़ी कंट्रीब्यूट दिया, काफ़ी योगदान भी दिया था। मैं बचपन से ही काफ़ी सफल थी, काफ़ी पीड़ित रही। इसके कम उम्र में ही माता पिता डेथ कर गई। इसकी एक बहन थी, वो भी कुछ दिनों के बाद डेथ कर गई, और तोरू दत्त भी काफ़ी यंग एज में ही डेथ कर गई थी, जिसके कारण यह बचपन से ही अंधेरों में गुजरी। बचपन से ही वह अंधेरों में रही, हमेशा दुख में। तो इसीलिए हम तोरू दत्त के कविता में ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों देखते हैं। वह हमें एक प्रकार की समझिए तो हम कह सकते हैं कि ट्रेजिक पोइटेस थी। उन्होंने अपने संपूर्ण लाइफ में, अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 कलेक्शंस बुक की लिखी थी।
मतलब पोएम्स की 2 कलेक्शंस लिखी थी, जिनमें पहला था यह सीफ ग्लैंड इन फ्रेंच, अ सीफ ग्लैंड इन फ्रेंच, जो कि जब वो जिंदा थी, तोरूदत जिंदा थी, तभी पब्लिश हो गया था। और दूसरी थी एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उस समय तोरूदत डेथ कर गई थी। तो उनके डेथ के बाद जो एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान है, यह पब्लिश की गई थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण पोएट और पोएटेस जिसका मैंने एक्सप्लेन करने का काम किया है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी पोएट और पोएटेस थे, वे एक से बढ़कर एक थे। अगर हम बात करें कुछ और भी पोएट्स के बारे में, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त, रमेश चंद्र दत्त, काशी प्रसाद घोष एंड मनमोहन घोष, तो ये सब काफ़ी सारे पोएट हैं जिनका भी योगदान काफ़ी अहम रहा है। लेकिन जिनका मैंने बताया, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, HLV डेरेजियो, फिर हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये सब जिन्हें हम लीजेंड कह सकते हैं, वे उस प्रकार के ये सब पोएट थे। यहीं पे आज का यह लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आई होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।